हेलो एवरीवन, वेलकम टू ड्रीम एकेडमी। आज इस लेक्चर में अगेन हम सॉल्यूशन चैप्टर में नीट के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। लास्ट लेक्चर में हम सॉल्यूशन चैप्टर में सॉल्युबिलिटी एंड कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन इस टॉपिक से क्वेश्चन सॉल्व किए थे। हमने उस लेक्चर में 5 क्वेश्चन सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 6 से आज आगे बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है 25.3 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट is dissolved in enough water to make 250 ml of solution. If sodium carbonate dissociates completely, molar concentration of sodium ion and carbonate ions are respectively. फिर आपको गिवन है मोलर मास ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू 106 ग्राम मोल इनवर्स। फिर लास्ट में आपको 4 ऑप्शन गिवन है जिसमें न्यूमेरिकल वैल्यूज है, वो आपको मैच करना है कौन सा करेक्ट है। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो काफ़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। अगर हम सिर्फ ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो इसे सिर्फ हम 5 सेकंड में सॉल्व कर सकते हैं। हमारे पास अगर लॉजिक कॉन्सेप्ट है तो बहुत ही इजी तरीके से हम कम टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अगर यही क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम का हो या फिर JEE एडवांस का हो, जहाँ पर आपको ये ऑप्शन ना गिवन हो, आपको उसके न्यूमेरिकल वैल्यू को कैलकुलेट करना है तो आपको डिटेल में सॉल्व करना पड़ेगा। तो पहले हम डिटेल में बात करते हैं, फिर डिटेल में समझने के बाद हम देखेंगे कि हम इस ऑप्शन के थ्रू कैसे क्विक टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं, बट इस क्वेश्चन को पहले समझते हैं। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, बहुत ही सिंपल तरीके से बोल रहा है ये कि हमारे पास सोडियम कार्बोनेट है जिसका क्वांटिटी है 25.3 ग्राम। इस सोडियम कार्बोनेट को हमने वाटर में डिजोल्व किया क्योंकि हमको बनाना है 250 ml का सॉल्यूशन। और जब हमने वाटर में सोडियम कार्बोनेट को डिसॉल्व किया तो सोडियम कार्बोनेट अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कौन कौन से आयन में? सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में। तो बताइए उस सॉल्यूशन में सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन कितना होगा, मोलर कंसंट्रेशन कितना होगा। इसका मतलब सिंपल सा बात है, मोलैरिटी पूछा गया आपको। क्लियर है? चलिए सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, ये है सोडियम कार्बोनेट। इस सोडियम कार्बोनेट को हमने क्या किया, वाटर में मिक्स किया। जब वाटर में मिक्स किया तो इसने सॉल्यूशन फॉर्म किया और उस सॉल्यूशन में ये सोडियम कार्बोनेट अपने आयंस में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। कौन से आयन में? सोडियम प्लस एंड कार्बोनेट 2-। इस आयन में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। इसे आप बैलेंस कर लीजिए तो यहाँ पे इसके 2 मोल्स बनेंगे। क्लियर है? अगर हम बात करें तो सोडियम कार्बोनेट यहाँ पे एज अ सॉल्यूट बिहेव करेगा, वाटर क्या होगा यहाँ पे, सॉल्वेंट होगा। और ये कंप्लीटली जो हमारे पास आयंस में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है ये सॉल्यूशन का पार्ट है। ये क्या है? सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि इस सॉल्यूशन के अंदर में सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन का कंसंट्रेशन, मोलर कंसंट्रेशन मीन्स मोलैरिटी कितना होगा। काफ़ी सिंपल है, देखिए यहाँ पे हम पहले क्या करेंगे, सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी कैलकुलेट कर लेंगे। फिर हम देखेंगे कि सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी के अकॉर्डिंग यहाँ पर सोडियम का मोलैरिटी कितना होगा और कार्बोनेट आयन का मोलैरिटी कितना होगा। अगर मैं थोड़ा सा लॉजिकल बात करूँ तो देखिए यहाँ पे जब हमने 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट लिया, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है। 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट को अगर हमने वाटर में मिक्स किया तो वो डिसोसिएट होकर के 2 मोल सोडियम आयन प्रोड्यूस करता है एंड 1 मोल कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब सोडियम कार्बोनेट की जितनी मोलैरिटी होगी उसकी ट्वाइस होगी सोडियम आयन की, और सोडियम कार्बोनेट की जितनी मोलैरिटी होगी उतनी ही मोलैरिटी होगी कार्बोनेट आयन की। क्लियर है? क्यों ऐसा बोला मैंने? क्योंकि जितना सोडियम कार्बोनेट हमने लिया उसका ट्वाइस क्वांटिटी बन रहा है सोडियम आयन का, इसीलिए सोडियम आयन की मोलैरिटी इसकी ट्वाइस होगी। और जितना हम सोडियम कार्बोनेट लिए हैं उतना ही यहाँ पे कार्बोनेट आयन प्रोड्यूस हुआ है। इसका मतलब जितना सोडियम कार्बोनेट का मोलैरिटी होगा उतना ही कार्बोनेट आयन का मोलैरिटी होगा। ठीक है, चलिए अब हम कैलकुलेट करेंगे सबसे पहले सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी। इसके लिए क्या क्या गिवन है हमारे पास? इसके लिए हमको गिवन है सोडियम कार्बोनेट का मास कितना है, इसका क्वांटिटी 25.3 ग्राम। ठीक, और हमको क्या पता है सोडियम कार्बोनेट का मोलर मास जिसे हम Mt से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये है 106 ग्राम मोल इनवर्स। क्लियर है? और ये जो सॉल्यूशन फॉर्म हुआ है इस सॉल्यूशन का वॉल्यूम कितना है,
250 ml, बट हम इसे लीटर में रखना चाहते हैं, तो देखिए इसे लीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। लीटर में ये हो जाएगा 250/1000 लीटर। अब हम अप्लाई कर लेते हैं मोलैरिटी का फॉर्मूला। तो हम बात कर रहे हैं मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। तो ये क्या हो जाएगा, सिंपल सा बात है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। और नंबर ऑफ मोल्स को आप क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को आप अगेन सिंप्लीफाई वे में लिख सकते हैं, वेट और यू कैन से मास ऑफ सॉल्यूट अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट इनटू वॉल्यूम इन लीटर। ठीक, अब देखिए ये सारी वैल्यू हमारे पास है, किसके लिए, हम सोडियम कार्बोनेट के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे सोडियम कार्बोनेट का मास भी पता है, मोलर मास पता है, और वॉल्यूम तो हमको सॉल्यूशन का पता ही है। सभी वैल्यू को चलिए रख लेते हैं। तो मोलैरिटी को मैं शॉर्ट में एम से लिखता हूँ। तो मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट इज इक्वल्स टू, डब्ल्यू की वैल्यू हमारे पास है 25.3 ग्राम, एम की वैल्यू है 106 और वॉल्यूम का वैल्यू है 250। लीटर में हमने कन्वर्ट किया तो इसलिए 1000 आ चुका है, तो यहाँ पे न्यूमरेटर में चला जाएगा 1000। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी, आप सॉल्व कर लीजिएगा इसे, मैं डायरेक्ट वैल्यू लिख लेता हूँ। इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 0.955 मोलर। क्लियर है। तो इस तरह से हमको क्या मिल गया, इस तरह से हमको मिल गया मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। हालांकि इसका हमको पूछा ही नहीं गया इसके बारे में, लेकिन इसके बिना हमारा आंसर आ ही नहीं सकता। देखिए यहाँ पे इसकी वैल्यू हमको मिल गई है 0.955 m। अब हमको क्वेश्चन में पूछा गया है कि सोडियम आयन का मोलैरिटी कितना होगा और कार्बोनेट आयन का मोलैरिटी कितना होगा। तो आप देखिए हम जितना सोडियम कार्बोनेट यहाँ पर लिए हैं वो डबल प्रोड्यूस किया है सोडियम आयन। समझ आया। तो यहां से हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन, मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन इक्वल्स टू 2 इंटू मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर बात। हमने 1 मोल सोडियम कार्बोनेट लिया तो 2 मोल सोडियम आयन प्रोड्यूस हुआ। इसका मतलब कितना होगा, सोडियम आयन हमेशा सोडियम कार्बोनेट का ट्वाइस होगा। मींस अगर आपने इसको 5 लिया तो ये कितना बनेगा, 10 बनेगा। अगर आपने इसको 20 लिया तो ये कितना बनेगा, 40 बनेगा, ट्वाइस बनेगा। तो हमने क्या किया, यहाँ पे मोलैरिटी ऑफ सोडियम आयन विल बी ऑलवेज ट्वाइस ऑफ मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। अब सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी हमको पता है, तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 2 इंटू 0.955। क्लियर है। इसको आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका वैल्यू आ जाएगी 1.91 m। तो ये है सोडियम आयन की मोलैरिटी। इसी तरह अगर आपको कार्बोनेट आयन की मोलैरिटी चाहिए तो देखिए आप चाहे 3 डिजिट तक के भी लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा 0, और नहीं भी लिखेंगे तो कोई ये स्पेशल रिक्वायरमेंट नहीं है। अब देखिए ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है मोलैरिटी ऑफ कार्बोनेट आयन। अब बताइए कार्बोनेट आयन का सोडियम कार्बोनेट से किस तरह से रिलेशन है। जितना हम सोडियम कार्बोनेट डिसोसिएट करना चाहते हैं उतना ही बन रहा है कार्बोनेट आयन। समझ आया। सोडियम कार्बोनेट अगर हम 1 लेते हैं तो कार्बोनेट आयन भी 1 बनेगा। अगर हम सोडियम कार्बोनेट 5 लेंगे तो ये भी क्या बनेगा, कार्बोनेट आयन 5 बनेगा। मीन्स यहाँ पे आप सीधे सीधे लिख सकते हैं मोलैरिटी ऑफ कार्बोनेट आयन इज इक्वल्स टू दी मोलैरिटी ऑफ सोडियम कार्बोनेट। क्लियर है। और सोडियम कार्बोनेट की मोलैरिटी कितनी है, ये हमको मिली है 0.955 मोलर। तो इस तरह से हमको ये आंसर भी मिल गया। अब आप देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है जो मैच करता है। तो ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है ऑप्शन बी। बट ये तो हमने डिटेल में बात किया है। अगर हम शॉर्ट में बात करें, हमको इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम सॉल्व करें, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पहला आप इसे नोट कर लीजिए, फिर मैं बताता हूं आपको। तो अभी हमने इस क्वेश्चन को डिटेल में समझा। ये डिटेल एनालिसिस आपके लिए बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जेडब्ल्यू एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बट जब आप बात करते हैं ऐसे एग्जाम की जहां पर आपको क्विक टाइम में सॉल्व करना है, ऑब्जेक्टिव वे में सॉल्व करना है, आपको कैलकुलेशन से कोई लेना देना नहीं है, तो ऐसे कंडीशन में ये आपके लिए टाइम टेकिंग हो जाएगा।
तो हम अब ऐसे वे में सॉल्व करते हैं जहां हमारा टाइम सेव हो, हम लॉजिकल अप्रोच लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम चलेंगे। अगर हम क्वेश्चन देखें तो क्वेश्चन में बहुत सिंपल तरीके से बोला है ये कि सोडियम कार्बोनेट को वाटर में मिक्स करने पे सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में डिसोसिएट हो रहा है। तो बताइए सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन का मोलर कंसंट्रेशन कितना है, और सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन दोनों का मोलर कंसंट्रेशन का वैल्यू आपको गिवन है। तो हमको अपने लॉजिक से ये फाइंड आउट करना है कि सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में आपस में कैसा रिलेशन है। उसके अकॉर्डिंग देखते हैं कि उस रिलेशन को कौन सा ऑप्शन सेटिस्फाई करता है और वही हमारा आंसर होगा। देखिए क्वेश्चन में बोला गया है कि हमारे पास है सोडियम कार्बोनेट, जब हमने इसमें वाटर मिक्स किया तो ये क्या हुआ, एक्वस फॉर्म बनाया, मीन्स वाटर मिक्स किया तो ये सोडियम प्लस एंड कार्बोनेट 2- आयन में डिस्ट्रीब्यूट हुआ। अगर हम इसको बैलेंस करें तो ये हो जाएगा ट्वाइस। यहां से हम क्या करेंगे, यहां से हम सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में आपस में रिलेशन देखेंगे। तो आपको क्या समझ आ रहा है, यहां पे 2 मोल सोडियम आयन बन रहा है और 1 मोल कार्बोनेट आयन बन रहा है। जब हमने 1 मोल ऑफ सोडियम कार्बोनेट को डिसोसिएट किया तो 2 मोल सोडियम बनेगा और 1 मोल कार्बोनेट आयन बनेगा। इसका मतलब जितना भी कार्बोनेट बनेगा उसका ट्वाइस क्या होगा, सोडियम होगा। क्लियर बात, मीन्स ये देखिए सोडियम आयन और कार्बोनेट आयन में कैसा रिलेशन है, सोडियम आयन कितना बनेगा, 2 मोल बनेगा और कार्बोनेट आयन कितना बनेगा, 1 मोल। तो अब आपको समझ आ गया कि कोई भी ऐसा ऑप्शन जहां पर सोडियम आयन ट्वाइस हो कार्बोनेट आयन से, वही हमारा आंसर होगा। तो हमारे ऑप्शन में देखें तो पहला ऑप्शन, फर्स्ट ऑप्शन आप चेक कीजिए, फर्स्ट ऑप्शन में सोडियम आयन का कंसंट्रेशन है 0.955 और कार्बोनेट है 1.91। तो यहां तो अपोजिट हो गया, यहां सोडियम से डबल हो गया है कार्बोनेट, तो ये ऑप्शन तो रॉन्ग है। सेकंड ऑप्शन आप देखिए 1.91 है सोडियम का कंसंट्रेशन और 0.955 ये है कार्बोनेट का कंसंट्रेशन, मींस सोडियम यहां पे ट्वाइस है और कार्बोनेट आयन है उसका हाफ। तो हमारा ऑप्शन भी करेक्ट आंसर है। अगर हम बात करें ऑप्शन सी की तो ऑप्शन सी क्या है, ऑप्शन सी है 1.90 एंड 1.91। तो इसमें तो हाफ है ही नहीं, हाफ और डबल का रिलेशन ही नहीं है, तो सी तो ऐसे ही गलत हो गया। डी में दोनों इक्वल है जो कि पॉसिबल ही नहीं है, दोनों में रिलेशन कैसा है, ट्वाइस और हाफ का। तो यहां से हमको क्लियर हो गया कि ऑप्शन भी करेक्ट है। तो आपको यहां पे टाइम लगेगा ही नहीं, ऑप्शन देखते आप तुरंत बता देंगे कि भाई यहां पे सोडियम ट्वाइस है, कार्बोनेट 1 है, तो जिसमें सोडियम का क्वांटिटी डबल दिख रहा है वही हमारा आंसर है। लेकिन कभी अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया कि चारों के चारों वैल्यू में सोडियम को डबल कर दिया है और कार्बोनेट को हाफ कर दिया है और वैल्यू अलग अलग कर दिया है, तो ऐसे क्वेश्चन में आपको डिटेल वे में ही जाना पड़ेगा, क्योंकि आपको तो वैल्यू पता ही नहीं है ना, आपका लॉजिक कैसे काम करेगा, कौन सा आंसर होगा। आपके लिए तो सभी के सभी ऑप्शन क्या होंगे, सभी के सभी ऑप्शन में सोडियम डबल होगा और कार्बोनेट उसका हाफ होगा। तो आपको ऐसे कंडीशन में सोडियम कार्बोनेट की मोलरिटी कैलकुलेट करनी है, जैसे हमने कैलकुलेट किया था, फिर उसके बाद उस वैल्यू के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। बट अगर ऐसा हुआ तो एग्जाम थोड़ा सा टफ कंसिडर करेगा अपने आप को, तो आपको इस लॉजिक को समझ के चलना है और इस लॉजिक से आप क्विक टाइम में सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है, हमको अभी टाइम लेना है, हमको अभी सॉल्व करने में टाइम लेना है, बट हम अभी अगर टाइम लेकर के अपने कैलकुलेशन को स्ट्रॉन्ग कर लिए, अपने लॉजिक को स्ट्रॉन्ग कर लिए, तो एग्जाम में हमारा टाइम रिड्यूस हो जाएगा। इस बात को बिल्कुल फोकस कीजिएगा। इसीलिए हमको अभी सॉल्यूशन से मतलब नहीं है, हमको अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने से मतलब है। चलिए नोट कर लिए, जो भी काम की चीज आपको लगती है। चलते हैं हम आगे क्वेश्चन की तरफ। अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन, और अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है 1m, कैपिटल M रिप्रेजेंट करता है मोलरिटी को और मोलरिटी का यूनिट होता है मोलर, तो हम इसे कहेंगे मोलर। 1 मोलर 2.5 लीटर सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन is mixed with another 0.5 molar 3 liter sodium hydroxide solution, then find out the molarity of resultant solution। क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि हमारे पास दो डिफरेंट सोडियम हाइड्रोक्साइड के सॉल्यूशन हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 सॉल्यूशन हैं और उन दोनों सॉल्यूशन की मोलारिटी और वॉल्यूम आपको गिवन है। जब इन दोनों सॉल्यूशन को आपस में मिक्स किया गया तो उससे जो रिजल्टेंट सॉल्यूशन फॉर्म होगा उसका मोलारिटी क्या होगा, ये आपको पूछा गया है।
तो यहाँ हमको अगेन एक नया कॉन्सेप्ट सीखने को मिलेगा, दैट इज मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन। जब हम 2 और मोर सॉल्यूशन को मिक्स करते हैं तो उससे बनने वाले रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये हम आज सीखने वाले हैं। तो चलिए अब हम पहले समझते हैं कि रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी के लिए हम कौन सा रिलेशन यूज करेंगे, कौन सा इक्वेशन यूज करेंगे, और उस इक्वेशन की हेल्प से कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन के लिए हम एक रिलेशन यूज करते हैं और ये रिलेशन होगा मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन V इज इक्वल्स टू मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 प्लस मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 2 इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 2। ये हमारे पास रिलेशन होता है। इस रिलेशन की हेल्प से हम मोलैरिटी ऑफ रिजल्टेंट सॉल्यूशन कैलकुलेट करते हैं। बट बात यह है कि अब ये रिलेशन हमारे पास आया कैसे, ये हमको मिला कैसे। हालांकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए इस रिलेशन के डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बट अपने कॉन्सेप्ट को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमको ये जानना जरूरी है कि ये रिलेशन आया कैसे, ताकि कभी भूल भी गए तो हमको इसमें ज़्यादा कोई टेंशन की बात ना हो। तो पहले हम समझते हैं कि ये रिलेशन आखिर आया कैसे, फिर हम देखेंगे कि इस रिलेशन की हेल्प से हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो इस रिलेशन को हम डिराइव करने के लिए कुछ एजम्पशंस ले लेते हैं। लेट सपोज हमारे पास 2 सॉल्यूशन है, ये है सॉल्यूशन 1। इस सॉल्यूशन को हम मिक्स करेंगे एक दूसरे सॉल्यूशन में, इसे हम कह लेते हैं सॉल्यूशन 2। जब हम इन दोनों को मिक्स करेंगे तो फिर एक नया सॉल्यूशन बनेगा जिसे हम कह सकते हैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन। क्लियर है? अब इन सॉल्यूशंस के लिए कुछ एजम्पशन ले लेते हैं। यहाँ हमको रिक्वायरमेंट है मोलैरिटी की, वॉल्यूम की, तो इन चीज़ों को हम एज्यूम कर लेते हैं। लेट सपोज सॉल्यूशन 1 का वॉल्यूम है V1, ठीक है, और इसका नंबर ऑफ मोल्स हम एज्यूम कर लेते हैं N1, और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी है M1। क्लियर है? इसी तरह सॉल्यूशन 2 की वॉल्यूम है V2, नंबर ऑफ मोल्स है N2 एंड मोलैरिटी है M2। तो बताइए जब इन दोनों सॉल्यूशन को मिक्स करके रिजल्टेंट सॉल्यूशन बनाएंगे तो इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम हम एज्यूम कर लेते हैं V, और ये V होगा इन दोनों के वॉल्यूम के एडिशन के इक्वल, मीन्स V1 प्लस V2। ठीक है, जितना वॉल्यूम इन दोनों सॉल्यूशन का है वही तो यहाँ पे रिजल्टेंट बनेगा। इसी तरह अगर हम बात करें नंबर ऑफ मोल्स की, तो नंबर ऑफ मोल्स जिसे हम n से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये क्या होगा? अगेन इन दोनों सॉल्यूशन के नंबर ऑफ मोल्स के सम के इक्वल होगा, मीन्स N1 प्लस N2। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? चलिए आगे देखिए। अब अगर हम इसके मोलैरिटी की बात करें तो अब इनका मोलैरिटी इन दोनों के सम के इक्वल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मोलैरिटी डिपेंड करता है वॉल्यूम और मास एंड अगर हम बात करें मोलर मास तो मोलर मास पे भी करेगा। मोलैरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम, और नंबर ऑफ मोल्स को हम क्या लिख सकते हैं? मास अपॉन मोलर मास। तो इन सब पे डिपेंड करता है, इसीलिए मोलैरिटी को हम इस तरह से ऐड करके कैलकुलेट नहीं कर सकते। तो कैसे करेंगे, यही तो हमारा क्वेश्चन है। अब देखिए हमको अभी रिजल्टेंट सॉल्यूशन में 2 चीजें समझ आई, वॉल्यूम दोनों के सम के इक्वल होता है और नंबर ऑफ मोल्स भी दोनों के सम के इक्वल होता है। तो अब हम इसी रिलेशन का यूज करेंगे। यहां समझिएगा हमारे पास क्या मिल गया? नाउ वी हैव टोटल नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल्स टू N1 प्लस N2। अब इसे मैं थोड़ा सा मॉडिफाई करता हूं, यहां पर मैं वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर दूंगा। ऐसा क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं चाहता हूं कि एक ऐसा रिलेशन मिले जिससे हम आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर सके। यहां पे देखिए ये है रिजल्टेंट सॉल्यूशन का नंबर ऑफ मोल्स, तो इसमें मैं रिजल्टेंट सॉल्यूशन के वॉल्यूम का मल्टीप्लाई कर देता हूं, और जब मल्टीप्लाई करूंगा तो डिवाइड भी करना पड़ेगा, तभी तो बैलेंस होगा। इसी तरह हम इस N1 में भी कर लेते हैं। तो N1 सॉल्यूशन 1 का नंबर ऑफ मोल्स है, तो इसमें हम क्या करेंगे? V1 का मल्टीप्लाई और V1 का डिवाइड कर लिए। फिर हम क्या करेंगे? N2 में भी इसी तरह से मल्टीप्लाई डिवाइड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा V2 और ये हो गया फिर से V2, मल्टीप्लाई डिवाइड कर लिए।
अब आपको पता है कि मोलैरिटी एक्चुअल में क्या होता है, मोलैरिटी इज एक्चुअली डिफाइंड एज द नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम। ये रिलेशन तो बिल्कुल पता है आपको, बस इसी रिलेशन का यूज कर लीजिए और ये n अपॉन वी क्या हो जाएगा, n अपॉन वी हो जाएगा मोलैरिटी m, और ये वॉल्यूम v ये यहीं पे रह जाएगा। यहाँ देखिए n1 अपॉन v1 क्या हो जाएगा, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन 1 दैट इज m1 इनटू v1। इसी तरह अगर हम देखें तो n2 अपॉन v2, इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं m2 और ये हो जाएगा v2। तो ये हमको रिलेशन मिल गया जिस रिलेशन को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये तो हमने रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी के लिए कॉन्सेप्ट देख लिया। अब हम समझते हैं कि इस रिलेशन के थ्रू हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन पे हम बात करते हैं। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है, हमारे पास दो सॉल्यूशन है। पहला है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन, इसे हम कह लेते हैं सॉल्यूशन 1। फिर हमारे पास है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 2, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन 2। जब इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या फॉर्म हुआ हमारे पास, रिजल्टेंट सॉल्यूशन। ठीक है, यहां देखिए जो हमारे पास सॉल्यूशन 1 है सोडियम हाइड्रोक्साइड का, इसका मोलैरिटी कितना गिवन है, इसका मोलैरिटी m1 हमको गिवन है 1, और इसका वॉल्यूम कितना गिवन है, वॉल्यूम है v1 इक्वल टू 2.5 लीटर। इसी तरह अगर हम सेकंड सॉल्यूशन की बात करें तो इस क्वेश्चन में देखिए क्या गिवन है, मिक्स्ड विथ अनदर, इसका मोलैरिटी है आपके पास m2 इक्वल टू 0.5, और अगर हम इसके लिए वॉल्यूम की बात करें दैट इज v2, तो ये आपको गिवन है 3 लीटर। क्लियर है। तो अब बताइए, वैसे हमको इस फॉर्मूले में नंबर ऑफ मोल्स की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि नंबर ऑफ मोल्स का जरूरत है इस रिलेशन को फाइंड आउट करने के लिए, इस रिलेशन को डिराइव करने के लिए। अब देखिए हम अपने फॉर्मूले की बात करें तो हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए दोनों सॉल्यूशन का मोलैरिटी और वॉल्यूम, और हमको चाहिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम, फिर हमको मिल जाएगा मोलैरिटी। तो यहाँ पे देखिए रिजल्टेंट सॉल्यूशन का वॉल्यूम दैट इज v, ये क्या हो जाएगा v1 प्लस v2, और v1 और v2 दोनों की वैल्यू हमारे पास है ना, v1 कितना है, v1 हमारे पास है 2.5, तो ये हो जाएगा 2.5 प्लस v2 हमारे पास कितना है, v2 हमारे पास है 3, आप दोनों को ऐड कर दीजिए तो ये हो जाएगा 5.5। इस तरह से हमको सभी डेटा मिल चुका है। ठीक, सभी वैल्यू को हम क्या करेंगे, अब इस फॉर्मूले में पुट कर देंगे। फॉर्मूले में जैसे ही पुट करेंगे हमारा आंसर हमको मिल जाएगा। तो यहाँ देखिए इधर हम सॉल्व कर लेते हैं। हमारे पास जो फॉर्मूला है ये क्या है, mv इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। m की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v की वैल्यू हमको कितना मिल चुका है 5.5 इक्वल टू m1 की वैल्यू कितनी है 1 और v1 की वैल्यू है 2.5, तो 1 इंटू 2.5 प्लस m2 का वैल्यू कितना है 0.5, m2 का वैल्यू हमारे पास है 0.5 इंटू v2 का वैल्यू देखें कितना है 3, तो ये हमारे पास 3। इसे सॉल्व कर लेते हैं, m इंटू 5.5 इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 इंटू 2.5 मीन्स 2.5 प्लस यहाँ देखिए 0.5 इंटू 3, ये हो जाएगा 1.5। फिर आगे सॉल्व कर लेते हैं, m इंटू 5.5 इक्वल टू ये हो जाएगा 4, 2.5 प्लस 1.5 कितना हो गया 4। अब हम फाइनल स्टेप सॉल्व करते हैं इसका, तो ये हो जाएगा m इक्वल टू 4/5.5। अब इसका डेसिमल रिमूव कर लीजिए, डेसिमल रिमूव करने के बाद ये क्या हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 55, डेसिमल रिमूव होने की वजह से ये बन गया 10। इसे हम सॉल्व कर लेते हैं, देखिए थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 5 2 जा 10 और ये हो जाएगा 5 1 जा 5 1 जा। फाइनली क्या हो जाएगा 4 इंटू 2 8 हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 11। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं m इक्वल टू 8/11। आप इसे डिवाइड कर लीजिए, जो भी आंसर आएगा वही आंसर होगा। इसको डिवाइड करने पे क्या हो जाएगा 0.727। आप चाहें तो इसे राउंड फिगर में क्या लिख सकते हैं 0.73। और m मीन्स मोलैरिटी, तो इसका यूनिट क्या होगा कैपिटल M मीन्स मोलर। ये देखिए ये हमारे ऑप्शन नंबर सी को मैच करता है, तो ऑप्शन सी हमारा आंसर है। इस तरह से हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलैरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं।
तो इस तरह हम रिजल्टेंट सॉल्यूशन की मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं सिंपली इस फॉर्मूला का यूज करके mv इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। अगर हमारे पास मोर देन 2 सॉल्यूशन हो तो भी हम इसी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। हमारा फॉर्मूला बस एक्सटेंड हो जाएगा, वो हो जाएगा mv इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2, और अगर है तो ये हो जाएगा प्लस m3v3 प्लस m4v4। इस तरह से आगे एक्सटेंड हो जाएगा और इसी रिलेशन से हम चाहे कितने भी सॉल्यूशन हो उसकी मोलरिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो चलिए इसे आप नोट कर लीजिए।